नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। और आज 8600 को होल्ड करना चुनौती है। एसएस निफ्टी थोड़ा सा कमजोर है। बाकी अगर आप देखें रही जो कमी है उसे पूरी करनी है जीएसटी को। हालांकि अगर आप देखें एक बड़ी चर्चा चलेगी मिहिर, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें शायद एक जीएसटी बिल के पास होने की पूरी 99% मिल जाएगी। मतलब अब अगर नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से फिर कब नहीं। लेकिन जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर मोदी सरकार सबसे नज़दीक कब थी जीएसटी को क्लियर कराने के, तो वो अब है। हाँ, ये अलग बात है कि आज संकेत कमज़ोर हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स कमज़ोर हैं, और इन सब के बीच जीएसटी क्लियर होगा। तो जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, यही है कि अब क्या जीएसटी के बाद। जीएसटी के बाद वो कौन सी चीज़ होगी जो बाजार को ऊपर ले जाएगी? एफआईएस का पैसा या फिर डीआईएस का पैसा? डीआईएस जो कि बीते 2 महीने से इस बाजार से बिल्कुल नदारद रहे हैं, हर तेजी में उन्होंने माल बेचा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया इस वक्त बहुत अच्छे अंदाज में नहीं है। इस बीच इंडिकेटिव एक्शन 33 अंकों पर निफ्टी अभी नीचे आ चुका है, 4 अंकों पर है, और सेंसेक्स लगभग 66 अंकों पर और 34 अंकों पर है। असली लगभग 4 रुपये ऊपर, करीब 375 के स्तर पर लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त बीएचएल हल्का सा बैकफुट पे 138 के स्तर पे 98 रुपये अगर आप देखें 98 नीचे है इस वक्त। बीपीसी अगर आप देखें करीब 1 रुपये ऊपर, फ्लैट बिल्कुल 580 के स्तर पर। गेल बिल्कुल फ्लैट 376 पे बिना किसी बड़े बदलाव के। एमएनएम करीब 1 रुपये ऊपर, करीब 1459 के स्तर पे कारोबार कर रहा है यहाँ पे। इस बीच अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट में 6673 के मुकाबले 6670, तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट से काफ़ी अच्छे खासे संकेत। और अब 66-70 के स्तर पे भारतीय रुपया 3 से 4 पैसे की अगर आप देखें मजबूती के साथ भारतीय रुपया खुला है, तो आउट परफॉर्मेंस इन फॉरेक्स मार्केट रुपए की जारी। अब चलते हैं इस वक्त अंचल के पास सीधे, जो ब्रोकरेज हाउसेस व्यू आए हैं, और मनीष भी है इनफैक्ट हमारे साथ बात करने के लिए इस पर। पहले अच्छा बताइए आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं? शुक्रिया वीरेंद्र। शुरुआत करेंगे वोल्टास से। नंबर्स के बाद 2 ब्रोकर्स ने अपनी राय रखी है। पहले सीएलएसए ने साफ तौर पे जो रेटिंग है उसे अंडर डाउनग्रेड किया है। आउट परफॉर्म से रेटिंग को घटा के अब सीधा सेल कर दिया गया है, और जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है, 330 से बढ़ा के 345 जरूर किया है, लेकिन नंबर्स से डिसअपॉइंटमेंट रही है। साथ ही साथ उनका मानना है जो एसी कारोबार है वहाँ पे कंपटीशन बढ़ने से कहीं ना कहीं कंपनी लैग कर रही है, कंपनी की सेल्स हिट हो रही हैं, और जो खाड़ी देश हैं जितने गल्फ कंट्रीज से ऑर्डर्स थे वो ड्राई अप होते जा रहे हैं, जो आगे चल के भी कंपनी के रिजल्ट्स पे इंपैक्ट डालता हुआ दिखेगा। साथ ही नोम्यूरा ने वोल्टास के ऊपर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट 320 का दे रहे हैं। मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे ही इनकी भी रिपोर्ट है। उनका मानना है जो कंपनी का एएमपी आय है वो करीब 3% की ग्रोथ दिखाई है, और वो निराशाजनक रही है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं कंपनी के वो ड्राई अप कर रहे हैं, वो एक की रेवेन्यू ड्राइवर्स होते थे, वहाँ से जब ऑर्डर्स आना कम हो गए हैं वो साफ तौर पे कंपनी की आय पे और बिक्री पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ वैपको के ऊपर कोटक की एक रिपोर्ट आई है। नॉर्मली बहुत रेयरली शेयर पे रिपोर्ट्स आती है, लेकिन इस बार कोटक ने रिपोर्ट जारी की है वैपको के ऊपर। खरीदारी की सलाह को मेंटेन रखा है अपनी, और जो टारगेट है उसे एक बहुत बड़े क्वांटम से बढ़ा है, सीधा 6500 से अब 7200 किया है। ओवरऑल कंपनी देखिए ऑटो कंपोनेंट कारोबार में है, और कोटक का मानना है डिस्पाइट यूएस में ट्रक प्रोडक्शन गिरने के, इसने अपने आप को अपनी सेल्स को मेंटेन रखा है, वो एक बड़ा ट्रिगर है। और आने वाली तिमाहियों में जो ईपीएस अनुमान है उसमें सालाना करीब 24% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है FY19 तक। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी से उम्मीद किए जा रहे हैं। FY17 में भी, 18 में भी और 19 में भी परफॉर्मेंस अच्छी रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर टाटा कॉम के ऊपर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने रेटिंग आउट परफॉर्म से बढ़ाकर अब बाय की है। ओवरऑल शेयर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, उनका मानना है आगे चल के भी एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा, और यही कारण है लक्ष्य जो है FY23 से बढ़ा के 570 किया है। लास्टली आईजीएल के ऊपर सिटी की राय आई है, खरीदारी की सलाह अपनी बरकरार रखी है, 654 से टारगेट बढ़ा के 741 किया है। ओवरऑल कंपनी का जो कारोबार है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है, वो एक की रेवेन्यू ड्राइवर होगा। साथ ही साथ जैसे जैसे गैस प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होने का अनुमान लगाया जा रहा है, एंड गोइंग अहेड एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है FY17 में। मनीष आप? धन्यवाद बीएन। गोल्डमैन सैक्स ने जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर पे एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में उन्होंने सीधे तौर पे ये मानना है कि सरकारी बैंकों के मुकाबले निजी बैंकों का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स कहता है कि FY21 तक जो है निजी बैंकों का जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है वो करीब 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं निजी बैंकों के लिए बेहद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उसमें जो है अब कहीं ना कहीं वो टॉप आउट होते हुए दिख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन बैंकों की तरफ से प्रोविजनिंग जो होगी वो उसमें अभी भी प्रोविजनिंग करती हुई दिख सकते हैं बैंक की तरफ से। एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है पूरी रिपोर्ट में कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो मौजूदा संकट है वो केवल आज का
संकट नहीं है, पिछले 7 सालों से एसेट क्वालिटी को लेकर लगातार जो कंसर्न थे, जो दिक्कतें थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये बैंकिंग सेक्टर में इस तरह की दिक्कत आती हुई दिखी है मौजूदा स्तर पे। अब उन्होंने अलग अलग बैंकों पे राय दी है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा पे उनको लगता है कि इसमें बिकवाली करनी चाहिए, हालांकि सेल रेटिंग देने के बावजूद उन्होंने इसके लक्ष्य को बढ़ाया है, 129 रुपये से बढ़ा के 142 रुपये किया है। इसके अलावा पीएनबी पे भी जो उनकी राय जो है कहीं ना कहीं सेल रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य वहाँ भी उन्होंने बढ़ाया, मामूली लक्ष्य बढ़ाया, हालांकि मौजूदा प्राइस और शेयर अभी काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 73 से बढ़ा के उन्होंने लक्ष्य जो है 86 रुपये किया है। लेकिन IDFC को डाउनग्रेड किया गया इनकी तरफ से, लक्ष्य जो है 57 रुपये से घटा के 53 रुपये का किया गया है, और इसकी रेटिंग भी जो है 22 से घटा के न्यूट्रल की है। लेकिन 2 प्राइवेट बैंकों पर कहीं ना कहीं गोल्डमैन सैक्स ने पॉजिटिव रुझान रखा है। HDFC बैंक उन्होंने अपग्रेड किया है, उसके लक्ष्य को 1175 रुपये से बढ़ा के 1477 रुपये उन्होंने किया है। इसके अलावा उसकी रेटिंग भी जो है न्यूट्रल से बढ़ा के उन्होंने बाय की है। यस बैंक पे भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिया गोल्डमैन सैक्स ने, उसकी भी रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ा के बाय की है, लक्ष्य जो है 970 रुपये से बढ़ा के 1484 रुपये किया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी बैंकों को लेकर गोल्डमैन सैक्स अभी भी कंसर्न जता रहा है, प्राइवेट बैंकों पर नजरिया उनका काफ़ी पॉजिटिव है। तो प्राइवेट बैंक से अगर आप देखें प्रेफरेंस है इस पर, जैसे कि मनीष ने बताया, और शुक्रिया मनीष, और साथ ही साथ अंचल आपका हाउस व्यू बताने के लिए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 18,708 के क्लस्टर में कारोबार कर रहा है। SBI आपकी स्क्रीन पे 228 पे। प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में राकेश अभी येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, पोस्ट नंबर्स काफ़ी नीचे भी आया था। अभी कोई ट्रेड पॉसिबल नजर आ रहा है आपको इस बास्केट में? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर वीरेंद्र काफ़ी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जिन 2 बैंकों का नाम लिए आपने, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गिरावट पे एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए जी। चलिए इस बीच देख लेते हैं एक बार आज अब HCL टेक पर किस तरह के संकेत हैं, जिस तरह के नंबर्स कंपनी ने दिए हैं उसके बाद, क्योंकि IT में हमने देखा है स्पेशली इन केस ऑफ टेक महिंद्रा हमने देखा कि नंबर्स पर एक इनिशियल रिएक्शन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद कंपनी ने जो स्टॉक है उसने ठीक परफॉर्म किया। अब देखिए HCL टेक में ये भी है कि इनके आप मुनाफे के आंकड़े को देखिए, टॉप लाइन को देखिए, सारा ही उम्मीद से बेहतर रहा है। 5% ऊपर HCL टेक इस समय। मयूरेश, HCL टेक इंडिकेटिव टिक्स में करीब 2.5% ऊपर है ये, इनफैक्ट अब 8.5% ऊपर है। क्या टारगेट होगा आपका HCL टेक पर? आई थिंक मीर जी, अगर हम देखें तो आई थिंक अपसाइड तो अच्छी खासी बच जाती है इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स, बट एवरीथिंग विल नाउ बॉयल डाउन टू मैनेजमेंट कमेंट्री। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक जो इनके नए 2 एक्विजिशंस हुए थे उसमें थोड़ी इबिट मार्जिन में कॉम्प्रेशन आ सकती है, जो मैनेजमेंट दर्शा रही है टू स्टे बिटवीन 19.5 to 20.5। हालांकि आई थिंक जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है डॉलर टर्म्स और कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में, ये काफ़ी बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे स्टॉक की रिएक्शन है इज़ बेस्ड ऑन गुड नंबर्स। अगर मैनेजमेंट कमेंट्री आई थिंक एक सब्सटैंशिएट करती है पॉइंट कि गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ डील विंस गोइंग थ्रू, जैसे इनका एग्जीक्यूशन प्रॉब्ली इंप्रूव होते जाएगा, एंड द सस्टेनेंस ऑफ रेवेन्यू फ्लोज कमिंग थ्रू बोथ इन टर्म्स ऑफ TCVs एंड न्यू डील विंस, मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन द स्टॉक। इसलिए जो मैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू स्टॉक पे रखता हूँ आई थिंक बरकरार रखता हूँ विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। या इस बीच अगर आप देखिए कुछ देर में इंडिकेटिव एक्शन का क्रक्स आ जाएगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप देखिए कि आज जो 50 कॉल्स दी गई थी आपको, उसमें से सबसे बेहतरीन 10 टेक्निकल्स और न्यूज़ फ्लो के आधार पर जो कॉल्स निकाली गई थी वो कौन सी है, नजर के साथ बताइए। कुछ खरीदारी वाले स्टॉक जहां पर आप नजर रखें उसमें JHS स्विंगार्ड होगा पहला स्टॉक। नतीजे जो है उसमें तिमाही इनफैक्ट जो Q1 के रिजल्ट्स में घाटे से मुनाफे में आई है। 1.53 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 30-31 लाख के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 40-50 का पहला टारगेट लेके चले, इसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। महानगर गैस हाल फिलहाल की लिस्टिंग, और कल जो गैस स्टॉक्स में लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिली थी। तेल गैस शेयर्स एक्टिव थे, जिसमें गुजरात गैस, महानगर गैस में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप था। आज के लिए एक 532 का टारगेट रहेगा, 514 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस ऑन टाइप के तहत जो बैंकिंग लाइसेंस को के नियम में बदलाव हुआ, उसका सीधे तौर पर बेनिफिट जो NBFC स्टॉक्स हैं और जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो उठा रहे हैं। ये स्टॉक आज भी चेज होगा। 370 का पहला टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। विमप्लास्ट अगला शेयर होगा। इस बार जो मुनाफे की फिगर आई है उसमें 13.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, 9.4 करोड़ से बढ़कर। पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। आज 2590 का पहला टारगेट लेके चलें, और इनफैक्ट
अपने टारगेट्स को रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटिव एक्शन इस स्टॉक में बहुत पॉजिटिव है। सेंचुरी प्लाई सिंगापुर की सब्सिडी में 51% हिस्सा बेचने की योजना है और जीएसटी बिल पास होता है तो सीधे तौर पे बेनिफिट इस सेक्टर को भी आता हुआ नजर आएगा। 228.8 का पहला टारगेट लेके चलें इस स्टॉक पे। एजिस लॉजिस्टिक्स शेयर्स का दिन हो सकता है। जीएसटी के फ्रंट पे कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट पूरे सेक्टर को ड्राइव कर जाएगी। आज के लिए 125.50 का पहला टारगेट, 121.60 का एक स्टॉप लॉस रखें। फिनिक्स मिल्स 360 की रेंज से बाहर निकला, स्टॉक में जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और कल के सत्र में जोरदार तेजी थी, आज वो कैरी हो सकती है। 405 का टारगेट, 385 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा जेबीएफ इंडस्ट्रीज, यहां पर भी टेक्निकल बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं और इनफैक्ट एक रेंज ब्रेकआउट की संभावना बनती चली जा रही है। आज के लिए जेबीएफ खरीदते हैं तो टारगेट रहेगा 212, स्टॉप लॉस 201। मॉन्टी कार्लो, इस स्टॉक में भी कल लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही थी। मॉन्टी कार्लो पे आज के सत्र में 475 का लक्ष्य है, 445 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाएं। और ब्लिस जीवीएस टेक्निकल फ्रंट पे इस स्टॉक पे भी काफी एक्यूमुलेशन कल गिरते बाजार पे देखने को मिली। आज के लिए 123 का टारगेट रहेगा, 117 का स्टॉप लॉस। तो अगर आप देखें ये तो 10 ट्रेड्स हैं जहां पर आपको आज फोकस करना है। सुमित, इसमें से कुछ ट्रेड्स आप जोड़ना चाहेंगे? पोस्ट इंडिकेटिव एक्शन फ्रीज हो चुका है, टिक्स आपके स्क्रीन पर होंगे, कुछ ट्रेड्स जो जोड़ना चाहेंगे आप मॉर्निंग में? यस एब्सोल्युटली। एक तो हमने HCL टेक पहले रिकमेंड कर दिया है, वो तो हमारे रडार में है ही, 780 के स्टॉप लॉस से 850 के टारगेट के लिए, उसके बाद 900 का। और दूसरा पिक एक और हम जोड़ना चाहेंगे IDFC। IDFC ने कल बहुत अच्छा मूव दिया और हमें ऐसा लगता है कि IDFC जो पिछले 6 महीने से स्टॉक सुस्त पड़ा हुआ था उसमें अब चाल स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ से एक अच्छा तेजी दिखाएगा। अच्छा तेजी से मेरा मतलब है 15 से 20 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। इमीडिएटली अगर बाय करना है 57-58 के आसपास बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 54 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में टारगेट 62 रुपए और 65 रुपए शॉर्ट टर्म में होंगे, बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो IDFC एक स्टॉक बाय करके चलना चाहिए। मेरे मारुति को देखिए आज भी 28 रुपए ऊपर। ये इससे फर्क रोज सोचते किस दिन गिरेगा। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मारुति, राकेश आज क्या टारगेट रखेंगे मारुति पर? देखिए, मारुति का टेक्निकल पैटर्न काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके से अभी मिहिर आपने बोला कि रोज रोज बढ़ता है तो रोज रोज के टारगेट नहीं निकालने चाहिए, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए मारुति के अंदर। वाकई क्या शानदार मूव। एक बजे पूरा ऑटो स्पेस दिखाएंगे आप, करीब 5-14 रुपये अगर आप मारुति कारोबार कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प करीब 12 रुपये ऊपर 3274, ये भी अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई, हालांकि ऑल टाइम हाई बहुत दूर नहीं है, जुलाई में इसने लास्ट मंथ ही से अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। एक आई थिंक TVS को भी देखना चाहूँगा, एग्जैक्टली TVS मोटर्स क्या कर रहा है यहाँ पर, स्थिति कैसी है? TVS मोटर 299। बहुत संक्षेप में मयूरेश, ये जो बास्केट है पूरी की पूरी ऑटो स्पेस की, आई होप आपने जो नंबर्स देखे इस बार के मंथली सेल्स फिगर्स, उसके बाद मारुति ने जो अपना काम करना था कर दिया। बाकी रेस्ट ऑफ ऑटो में या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपकी कोई इस वक्त बेट्स है? नहीं, लार्जली जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था, आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स आई थिंक मूव हो चुके हैं विद इन द स्पेस इटसेल्फ। आई थिंक 2 व्हीलर सिलेक्टिवली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शायद स्लगिश ग्रोथ देखने मिल सकता है कुछ महीनों तक, बट सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से आई थिंक जो वॉल्यूम रिकवरी और वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है, दैट कैन एक्चुअली एक्सीड 10 to 12%। 4 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स पे मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे टाटा मोटर्स के नंबर्स भी आए हैं, एक क्लियर होल्ड की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिमिलरली फॉर मारुति एज वेल। एंड विद इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस, जैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, आई थिंक जो बैटरी मेकर्स हैं, आई थिंक दे कैन ग्रो एट अ फास्टर कंपाउंडेड रेट ओवर द नेक्स्ट 2 years। GST लागू होगा और उसके आई थिंक जो बेनिफिट्स होंगे तो आई थिंक बैक एंडेड होंगे इन द नेक्स्ट 1.5-2 years। बट बैटरी मेकर्स जो एक सफ़र करते बिकॉज ऑफ द अनऑर्गेनाइज मार्केट, आई थिंक जैसे पैरिटी आ जाती है, आई थिंक द बेनिफिशियल इम्पैक्ट कैन डायरेक्टली फ्लो ऑन टू द बॉटम लाइन वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड इन फुल फोर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बैटरी मेकर्स जनरली कैन डू वेल ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 years। इस बीच अगर आप देखें कुछ और काउंटर्स को देखिए आप, ये रिजल्ट्स इम्पैक्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। टोरेंट पावर आपकी स्क्रीन पर 12 रुपये नीचे करीब 159 रुपये 80 पैसे के स्तर पर लगभग 7% की गिरावट यहाँ पर। लेकिन इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखिए मैरिको, आई थिंक मैरिको इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मैरिको। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक करीब कल्याणी स्टील को देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ 306 रुपये 80 पैसे। यस, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मैरिको। क्या शानदार मूव आप देखें, इसने कल भी दिया था और आज भी मूव कायम है। मयूरेश, मैरिको को आप कहाँ प्लेस करेंगे विद इन द बास्केट ऑफ FMCG राइट नाउ?
लेकिन क्वालिटेटिव फ्रेंचाइज है वीरेंद्र जी, और अगेन आई थिंक वी कम टू द क्लासिकल आर्ग्यूमेंट कि वैल्यूएशंस कैसे आप मैप करते हैं. अगर ट्रेलिंग एवरेजेस पे देखते हैं तो वैल्यूएशंस प्रॉब्ली आर पिकिंग आउट, बट लार्जली आई थिंक एज अ बास्केट मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस को अगर हम लंबा नजरिए और 2 से 3 साल का, तो शायद जो प्रीमियम वैल्यूएशंस अभी हमें लग रहे हैं फ्रॉम FY17 परस्पेक्टिव, जैसे वॉल्यूम ग्रोथ आएगी बोथ इन टर्म्स ऑफ 7 पे कमीशन रिकमेंडेशंस, गुड मॉनसून्स एंड जनरली आई थिंक GST इम्प्लीकेशंस इज वेल, जो एक इफेक्टिव टैक्स रेट कम लाएगा कंपनीज का, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी कम होंगी इन द नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स. मेरे ख्याल से तो ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स हैं काफ़ी सारी FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को, काफ़ी एक्सपोनेंशियल हो सकती है. तो मेरे ख्याल से एज अ स्पेस आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, लेकिन लंबा नजरिया होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स. इस बीच आप देखिए नेगेटिव एक्शन का जो क्रक्स है बताता हूँ मैं आपको. कुछ स्टॉक्स जो कि बड़ा वाइल्ड लेके मूव लेके कारोबार कर रहे हैं. HCL टेक्नोलॉजीज फाइनली करीब 56 रुपये ऊपर फ्रीज हुआ है 857 के स्तर पे. ऑयल कंट्री ट्यूबुलर ये स्टॉक लगभग 28% पर लगभग 5% ऊपर है. और जियोमेट्रिक करीब 248 पर लगभग 4% ऊपर, यहाँ तेजी अच्छी खासी है. इंडियन बैंक कल भी शानदार तेजी थी, आज भी आप इंडियन बैंक को देखिए 194 के स्तर पे 4% ऊपर कारोबार कर रहा है. भूषण स्टील यहाँ पर तेजी है. हिताची प्लास्ट 164 के स्तर पे 4% ऊपर कारोबार कर रहा है. इस स्टॉक में मूव है. और मैरिको का जिक्र मैं कर चुका हूँ. कल्याण स्टील्स को आप देख चुके हैं. और कोई जायकॉम को देख लीजिए वैसे एक बार करीब 43-45 पर, ये भी स्टॉक पर आप देखें छोटा सा अच्छा सा मूव दे रहा है. इंडेक्स पे लौटता हूँ. इंडेक्स एग्जैक्टली की स्थिति में इस वक्त निफ्टी करीब 12 अंक ऊपर 8635. आज का टॉप गेनर एक बार फिर से आप देखें तो IT का एक स्टॉक निकल के आया है ऊपर, HCL टेक्नोलॉजीज. उसके बाद IT 105 के स्तर पर लगभग 1% ऊपर कारोबार कर रहा है. उसके बाद 1132 पे याद रखिएगा. आई थिंक आज बजट पेंट्स के नतीजे भी हैं. और टाटा स्टील, टाटा पावर, ल्यूपिन जैसे कुछ स्टॉक जो है वो अगर आप देखें तो अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं तेजी के साथ. और बैकफुट पे है जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक और TCS और बैंक ऑफ बड़ौदा. ये कुछ 4 काउंटर्स जो हैं उस वक्त बैकफुट पे खड़े हैं. निफ्टी खुला है करीब 12 अंक ऊपर 8632 के स्तर पे लगभग एक मामूली से आप देखें 10 अंकों की बढ़त लेकर करीब 8632 के स्तर पे. लेकिन आप HCL टेक्नोलॉजीज को देखिए करीब 6.5% ऊपर आपकी स्क्रीन पर 48 रुपये का मूव लेकर. उसके बाद अबू यासी मतलब लगभग 2.5 रुपये ऊपर. आयशर मोटर्स में एक तेजी है. आइडिया ये भी अगर आप देखें तो 1 रुपये ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े कोई अगर आप देखें मेजर गेंस नहीं है. निफ्टी लाल निशान में अब करीब 5 अंक नीचे 861 के क्लस्टर पर निफ्टी कारोबार कर रहा है इस वक्त. और टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, DVR, मारुति सुजुकी और साथ ही साथ ल्यूपिन आप देखें ये स्टॉक जहाँ पर तेजी है. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बॉश, एशियन पेंट्स, इन सभी काउंटर्स में आप देखें तो एक मामूली सा हरा निशान नजर आ देखें, छोटा सा गेन नजर आ रहा है. बैकफुट पे जो स्टॉक्स हैं वो देखते हैं एग्जैक्टली बैकफुट पे कौन कौन सा है. जी एंटरटेनमेंट, HDFC, BPCL और साथ ही साथ ITC अगर आप देखें एक कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज कुछ अगर आप देखें अपने गेंस को सरेंडर करता हुआ. इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और विंडो फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त बैकफुट पे खड़े हैं. बिल्कुल. चलिए अब देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या हो रहा है, कौन से काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है. इंडियन बैंक कल का हैवी मूव, आज भी टॉप गेनर 4.5% ऊपर इंडियन बैंक. ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामल एंटरप्राइज, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. फॉलोड बाय जुबिलेंट फूड्स, चेन्नई पेट्रो पर कल भी इनफैक्ट इंटरेस्टिंग मूव था. सनोफी और मैरिको इस पर अच्छा मूव. ये इंडियन बैंक राकेश कैसा लग रहा है? देखिए कल के सत्र में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और कल भी काफ़ी बड़ी रैली स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी. और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फॉलो अप बाइंग आज देखने को मिल रही है. बट नए निवेश की सलाह नहीं है, किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें. चलिए अब निफ्टी से बाहर निकलते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा अगर आप देखें आज के बड़े सरप्राइजेस की तरफ. वो स्टॉक जो अच्छा कर रहे हैं आज अगर आप देखें GST को लेकर आप देखें जो लड़ाई है वो अंतिम चरण में है और आप ये देखिए उसके इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे विजिबल है डेफिनेटली. लेकिन मैं आपको कुछ और स्टॉक्स दिखाता हूँ जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग. JBM ऑटो को देखिए ये करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है. एक करके जरा स्टॉक्स दिखाइए आप जहाँ पर इस वक्त मोमेंटम है और इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए. याद रखिए बाजार की थीम है बाय स्ट्रेंथ. JBM ऑटो को देखिए आज स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ. उसके बाद आप देखिए एक और स्टॉक भूषण स्टील, ये स्ट्राइक कर रहा है. और अगर आप देखें छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में आप एक फ्यूचर मार्केट नेटवर्क को देखिए 28 रुपये का काउंटर है. ये अच्छी तेज़ी यहाँ पे 4% ऊपर कारोबार कर रहा है. फिर आप देखिए मंधाना इंडस्ट्रीज़, यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा अगर आप देखें गेन है. मंधाना इंडस्ट्रीज ठीक ठाक कारोबार कर रहा है. मुथूट फाइनेंस को देखिए 10 रुपये ऊपर 3% की तेज़ी लेकर. इंडियन बैंक का जिक्र मिहिर कर चुके, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा. और एक और छोटे स्टॉक को देखिए आप JHS सेवनगार्ड, ये करीब 38.50 पर, ये भी कुछ मोमेंटम जनरेट करता हुआ. इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ये करीब 3.4% ऊपर कारोबार कर रहा है. बहुत शार्प गेंस नहीं है आज मार्केट में. फिर आप देखिए जरा एक बार टॉप ट्रेड काउंटर्स को.
वो काउंटर जो कि वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। याद रखिए HCL टेक्नोलॉजीज की इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक हायर लेवल्स पे, लेकिन धीरे 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 अगर आप देखिए नीचे आता हुआ। फिर आप देखिए स्ट्राइक करने वाला इंडियन बैंक्स, उसके बाद सेल ये भी ठीक कर रहा है, जैन इरिगेशन भी ठीक ठाक कर रहा है, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डेल्टा कॉर्प 102 को स्ट्राइक करता हुआ, अच्छा मूव यहाँ पर 102 का स्तर। हालांकि कल आखिरी में अगर आप देखें थोड़ा सा नीचे आया था। डिश टीवी, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें वॉल्यूम्स काफ़ी ठीक ठाक है। गति 184 पे, याद रखिएगा गति के लिए ना ये 185 का क्लस्टर बहुत महत्वपूर्ण है। GST बिल पास हो ना हो, लेकिन मेरा आई थिंक ये जो टेक्निकली ये जोन है ना 185 का बहुत क्रिटिकल जोन है, याद रखिएगा गति के लिए। मयूरेश, एक तो इस ओपनिंग पर राय आपकी, और दूसरी बात, आपको लगता है कि लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में अब कमाने के लिए कुछ बचा है? आई मीन जिस इवेंट को हम चेस कर रहे थे वो आज मैच्योर हो जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के तौर पे, दोनों ही तौर पे अगर आप देखें, कुछ बचा है यहाँ पे कमाने के लिए फॉर द टाइमिंग? आप राइटफुली कह रहे हैं, एंड क्लियरली अगर हम देखें तो अगर आज GST टेबल होके पास होता है तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स प्रॉब्ली विल गेट क्लियर्ड। इसके इम्प्लीकेशंस अगेन आई थिंक द मार्केट इज ट्राइंग टू जस्टिफाई द फैक्ट कि 2 साल बाद दिखेंगे, एंड दैट टू इन फेजेस। तो क्लियरली आई थिंक जो एक मोमेंटम हमने देखा है लॉजिस्टिक स्टॉक्स में, एक प्रीएम्प्टिव मूव है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्लो थ्रू कम थ्रू। लेकिन येस, आई थिंक लॉजिस्टिक्स एज अ सेक्टर के लिए इम्प्लीकेशंस पॉजिटिव ही हैं। जो आई थिंक वो CST और इंटरस्टेट वैट आर्बिट्राज भरते थे, आई थिंक दैट प्रॉब्ली गेट्स सबस्यूम्ड विद GST कमिंग थ्रू। और अगेन आई थिंक जैसे वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, जैसे कॉस्ट कम होते हैं, आई थिंक काफ़ी वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, बट वन रियली नीड्स टू पिक एंड चूज प्रॉब्ली ये सेक्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स रनअप हो चुके हैं इन एंटिसिपेशन। तो आई थिंक एक स्टॉक सिलेक्टिव अप्रोच रखना लॉजिस्टिक्स से बहुत ज़रूरी है। चलिए, इस बीच अब DCB बैंक है जो कि करीब 1.5% ऊपर है। हमारा राजा बैटरीज, सनोफी, परसिस्टेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर स्ट्रेंथ है। लेकिन देखिए आज मार्केट का रुझान जिस तरह का है इस समय, ये डेफिनेटली कुछ हद तक थोड़ा सबड्यूड रहेगा। और आई थिंक एक जो रीज़न मार्केट को यहाँ से ऊपर और तेज़ होने के लिए चाहिए, GST पता नहीं वो रीज़न या फिर वो ट्रिगर मार्केट के लिए बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। लेकिन मयूरेश, अब स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? शुड वन स्टार्ट सीरियस प्रॉफिट टेकिंग एट दिस पॉइंट? जिस तरह के संकेत हैं, चलिए इंटरनेशनल क्यूज थोड़े कमज़ोर भी हैं, एंड देन रिमेन ऑन द साइडवेज। मीर जी, आई थिंक जहाँ तक वैल्यूएशन का सवाल है, थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर है मार्केट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यूएशंस। और अगर हम ये ब्रेक डाउन करें सेक्टर वाइज, तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें, 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, वैल्यूएशंस उनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के काफ़ी करीब है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक अगर हम मैप करते हैं सेकेंड हाफ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेशंस की, जैसे हम डिमांड रिकवरी की बात कर रहे हैं, दैट प्रॉब्ली स्टार्ट्स कमिंग एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ रिवाइवल, मार्केट्स कैन रीरेट देमसेल्फ। हाउएवर आई थिंक जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक ग्लोबल क्यूज अगर अनसर्टन रहते हैं इन दिस इंटरिम, वो एक इम्पैक्ट ला सकता है मार्केट्स पे। हालांकि दैट इज गेटिंग ऑफसेटेड विद द काइंड ऑफ लिक्विडिटी फ्लोज। इसलिए जो सेक्टर्स आई थिंक ओवर वैल्यूड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या जो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, वहाँ पे आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लेनी चाहिए। एंड यू शुड प्रॉब्ली वेट फॉर डिक्लाइंस एंड इन्वेस्ट इन अ वेरी स्टैगर्ड वे। अगले 2 से 3 महीने में अगर आप इन्वेस्ट करते हो हर डिक्लाइन पे, अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो 2 चीज़ होती है, आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा अगले 2 सालों में, ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस बीच आप मेरे बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर राय दी आपने। निफ्टी 8600 के नीचे है। और एक और चीज़ देखिए, आज सुबह जो कम्युनिटी में मैंने एक चीज़ की थी कि प्लीज़ आपका जो एक सबसे बड़ा मॉनिटर है ना, जो चीज़ आपको मॉनिटर करनी है आपकी जगह, वो है 8500 की पुट ऑप्शन। जरा 8500 के पुट दिखाएंगे आप एक बार प्लीज़। 8500 के पुट में OI डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए 8500 के पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग 1350 शेयर कम हुए हैं यहाँ पर। और आपकी स्क्रीन पर 80, याद रखिएगा इसका प्रीमियम 80 रुपये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। 80 का पार करना, इसका मतलब ये है कि प्रेशर फील कर रहा है 8500 का पुट राइटर। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ, याद रखिएगा। तो बैक फुट पे है यहाँ पे पुट राइटर। फॉर द टाइमिंग अभी 85-80 वॉलेट नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज़ पर आप नज़र रखिएगा। जरा प्लीज़ एक बार 8600 और 8700 की कॉल दिखाइए। क्या यहाँ पर कॉल राइटर एट द मनी कॉल पे हावी हो रहा है? क्या वो 8600 की कॉल बेच रहा है,
यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट लगभग 1 लाख शेयर ऐड हुए हैं 8600 की कॉल में, और 8700 की कॉल दिखाइए एग्जैक्टली वहाँ पे क्या स्थिति है इस वक्त। 8700 की कॉल में लगभग 1.25 लाख शेयर बढ़े हैं और करीब 10 रुपये प्रीमियम घटा है। दैट मीन्स राइटिंग तो है इस वक्त। 28 अंक नीचे निफ्टी है इस वक्त। राकेश, अब निफ्टी को आप कैसे प्ले करेंगे? आई मीन 85-80 पे मेरा कन्विक्शन, मैं आपका क्लाइंट हूँ। थोड़ा सा स्टॉप लॉस मनूवर करेंगे या फिर स्टॉप लॉस वही रखेंगे, या फिर यही बुक कर लेंगे एक बार आप, फिर नीचे एंट्री के बारे में सोचेंगे? देखिए, स्टॉप लॉस तो 8575 के लेवल्स पे, स्पॉट लेवल्स पर रहेगा। अगर वो लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो उसके नीचे लॉन्ग्स को अनवाइंड कर देना चाहिए और साइड में होके बैठना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप देखें मेहर। बिल्कुल। चलिए सुमित, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर मोर इंटरेस्टिंग है। अगर हम सबसे ज़्यादा तेज़ी वाले स्टॉक्स को देखें कैश में, जहां पर सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, तो इन स्टॉक्स की सूची में यूजुअल मूवर्स, एक तो इंडियन बैंक जिसकी हमने बात की, ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। और कुछ काउंटर्स जहां पर ऑल टाइम हाई देखने को मिला, इसमें डीबी कॉप है, ज्योमेट्रिक, मैरिको, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आज एक नया हाई हिट हुआ। मेरे को हालांकि थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखते हुए, लेकिन एफएमसीजी स्पेस में हमने कल भी काफ़ी अच्छा रुझान देखा था। राकेश, आपकी टॉपिक यहाँ पर क्या होगी? देखिए, एफएमसीजी में हमारा टॉपिक आईटीसी है, बट आईटीसी में मेरा ऐसा मानना है ऊपर में 265-266 के अराउंड मुनाफे को बांध लेना चाहिए। जी हाँ, चलिए इस बीच मैं चलता हूँ एक बार फिर से। पहले एक बार निफ्टी बैंक का हाल देखते हैं। निफ्टी बैंक का हाल क्या है? 18661, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लस्टर में है। याद रखिए, सुबह की कमेंट्री भी थी हमारे, जो उसके मुताबिक सबसे क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए है 18500, 18520, 18530। ये क्लस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये बेस इसका वॉलेट नहीं करना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ? 18500 से लेकर उसके बाद 18200 तक, 18150 तक कोई बड़ा, अगर आप देखें, सपोर्ट जोन नहीं है इस वक्त। सुमित, निफ्टी बैंक पर आप क्या करेंगे? 18600, माफ कीजिएगा राकेश, अगर ये वॉलेट होता है 18550, 18500 क्लस्टर, तो क्या 18200 के पुट ऑप्शन सिक्योर करना ठीक होगा उस वक्त? देखिए वीरेंद्र, बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल लॉन्ग्स को तो रखना नहीं चाहिए, और नीचे में अगर ये 18500 के लेवल्स ट्रिगर होते हैं तो एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बैंक निफ्टी बनेगा। चलिए इस बीच राधिका राव हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सिंगापुर से, फ्रॉम डीबीएस। राधिका, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, मॉर्निंग टू यू। सो यू नो, फाइनली जीएसटी आज राज्यसभा में पेश भी होगा और इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्लियर भी हो जाएगा। मतलब बिगर क्वेश्चन हियर इज, जिस तरह के वैल्यूएशंस पर इंडियन मार्केट है इस समय, पोस्ट जीएसटी सिनारियो, आप इंडियन इकोनॉमी और मार्केट पर क्या देख रही हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, जीएसटी आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हमें लगता है कि राज्यसभा में जो डिस्कशन होगा उसके बाद देयर गुड चांस कि वो पास होगा। लेकिन जहाँ तक मार्केट एक्शन का सवाल है, आई थिंक जीएसटी कम्प्लीटली प्राइस इन हो चुका है, तो उसकी वजह से आई थिंक यहाँ से ज्यादा उछाल शायद ना मिले। और दूसरा ये कि जीएसटी के साथ साथ बाकी थोड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हैं, जैसे एक्सपेक्टेड मॉनसून अबव एवरेज है, और अगर आप देखें तो ग्लोबली भी सब स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग यूएस ब्रेक्जिट के बाद जो लॉसेस देखे थे वो रिगेन कर चुके हैं। तो अभी सब पोस्ट ब्रेक्जिट, प्री ब्रेक्जिट लेवल से जा चुके हैं मोस्ट मार्केट्स, और इंडिया इज नो एक्सेप्शन। आई थिंक इज द सेम केस। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन की तरफ से ऐसा लगता है कि फंडामेंटल से थोड़ा सिंक में नहीं है, स्पेशली बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो इस क्वार्टर के हैं वो बेटर रहेंगे, लेकिन ज्यादातर अभी भी लो कॉस्ट की वजह से, रेवेन्यूज एंड वॉल्यूम की वजह से नहीं। तो उस तौर पे जीएसटी स्पेसिफिक आई थिंक यहाँ से ज्यादा उछाल हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आई थिंक फैक्टर्ड इन हो चुका है। राधिका जी, इस वक्त रिस्क की आपको क्या लग रहा है? वो चीज़ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा चल चुकी है और वहाँ पे अब रिस्क का रेशो अच्छा नहीं, और जिस प्रकार की आप कह रहे हैं कि आई मीन जीएसटी के बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसको मार्केट चेस करेगा, और ऐसे सर्कमस्टेंसेज में अगर वहाँ पे सप्लाई आती है तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है पोस्ट जीएसटी। सॉरी, आपने पूछी थी रिस्क, मेन रिस्क क्या? एग्जैक्टली। रिस्क अभी टू थिंग्स है। एक तो अभी इंडियन मार्केट के लिए दो चीज काम कर रहा है। एक है ग्लोबली बहुत पॉजिटिव क्यूज हैं, और डोमेस्टिकली हमारे पास अच्छे कैटलिस्ट हैं। अगर आप ग्लोबली देखें,
सब ये मान के चल रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहाँ से बहुत और स्टिमुलस कर पाएंगे, लेकिन जैसे बीओजे ने पिछले हफ्ते दिखाया, अभी कल आई थिंक बीओई भी मीट करने वाले हैं, उनसे तो कट एक्सेप्ट कर ही रहे हैं क्योंकि यूके एपिसेंटर था ब्रेक्सिट के लिए, लेकिन बाकी सेंट्रल बैंक से जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो और क्यूई करेंगे या रेट कट्स करेंगे, वो शायद नहीं हो पाए, और तभी आई थिंक उसमें एक मोड़ आ सकता है मोस्ट मार्केट्स के। तो हमें लगता है ग्लोबली वो एक रिस्क है, और डोमेस्टिकली जो पॉजिटिविटी है वो ज़्यादातर बेकिंग हो चुकी है, तो उसकी वजह से और यहाँ से कैसे बोलते हैं ड्राइव करना काफ़ी डिफिकल्ट है, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन ऑलरेडी क्वाइट हाई, काफ़ी स्ट्रेच लग रहे हैं। तो रिस्क ग्लोबली हमें मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे, कि अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक जैसे आप बोले ईसीबी या बीओजे और फिर उनका जब नेक्स्ट मीटिंग आता है, या फेड अपने स्लाइटली मोर हॉकिश व्यू ले, अगर ये होगा तो हम और ऑयल इज अनदर ग्लोबल इवेंट जो पहले ऐसे 50-55 टेस्ट कर रहा था, लेकिन अभी वापस 40 के नीचे जा रहा है, तो वो भी ग्लोबल ग्रोथ वाइज वापस आते हैं। तो ग्लोबल फैक्टर्स इस स्टेज में काफ़ी रिस्की हैं, और डोमेस्टिकली आई थिंक फैक्टर इन हो चुके हैं। अभी तो नेक्स्ट हमें इवेंट रिस्क देखना है कि आगे कौन बनते हैं। अगर डविश कैंडिडेट निकले तो फिर आई थिंक देयर विल बी सम बाउंस, स्पेशली बॉन्ड मार्केट्स के लिए, नॉट दैट मच इक्विटी। अगर डविश कैंडिडेट हुए तो मार्केट और प्राइसिंग करेंगे फॉर द रेट। बिल्कुल। चलिए राधिका, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। राकेश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सुदीप बंदोपाध्याय अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुदीप, मॉर्निंग टू यू। अब जीएसटी इज़ हियर, आज फैसला भी हो जाएगा, एंड उसी के साथ मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है, जो कि अब तक सिर्फ रूमर था, वो अब न्यूज़ बन जाएगा। इसके बाद क्या करना चाहिए? जी मिहिर, वैल्यूएशंस कुछ हद तक जीएसटी को फैक्टर इन कर चुका है, पर हम लोगों को अभी भी लगता है कि जीएसटी इफ इट बिकम्स ए रियलिटी, एक बार मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर एक लेवल के बाद शायद जैसे कहते हैं कि इवेंट जब हो जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है जीएसटी आ जाने के बाद, तो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट। ग्लोबली जो लिक्विडिटी फ्लो है वो अभी तक बरकरार है, और आई थिंक ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है, इंडियन मार्केट्स को भी वही ड्राइव कर रहा है, और वो लिक्विडिटी फ्लो जब तक बरकरार है तब तक इंडियन मार्केट में मोमेंटम जारी रहेगा। ओवरऑल आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है पॉकेट्स में, और जीएसटी एक फंडामेंटल बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए। सुदीप जी, एग्जैक्टली अब इस अर्निंग सीजन को लेकर बात करते हैं। जीएसटी को थोड़ी देर के लिए अगर आप देखिए इस पिक्चर से बाहर रखते हैं, हम बात करते हैं इस अर्निंग सीजन की। इस बार के बहुत बेहतर नंबर्स आपको क्या नजर आए? आप देखिए आउट परफॉर्मेंस कहाँ से आई। ऑटो में देखिए मारुति ने कमाल करके रख दिया, सीमेंस ने कमाल करके रख दिया, लेकिन इस प्राइसेस पे अभी एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर मुझे क्या करना चाहिए? मारुति 3800 रुपये का स्टॉक, 3400 रुपये का स्टॉक, 5000 रुपये आपकी स्क्रीन पर है। एसीसी अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पर है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग बुक, लेकिन यहाँ से एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर अपना मुनाफा समेट कर कैश में कन्वर्ट कर लेना अच्छा है, या फिर अभी बनाए रहे इन स्टॉक्स पे? देखिए, ये मारुति आपसे भी पहले भी बात हुआ है, वी हैव बीन बुलिश ऑन मारुति फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर। हम लोगों को लगता है कि ये स्टॉक वाज ए डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर ए री रेटिंग, और कुछ हद तक वही हो रहा है। बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। पहले हायर एंड में प्रेजेंस नहीं था, वहाँ पे भी इन्होंने मॉडल्स इंट्रोड्यूस किया है, अच्छा खासा पकड़ है। ओवरऑल वी बिलीव दैट मारुति डिजर्व्स ए री रेटिंग। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर अगर आपका नजरिया मीडियम या लॉन्ग टर्म का है, मारुति में जरूर निवेशित रहिए। फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इवन एट करंट लेवल, एंटरिंग मारुति इज ए गुड आइडिया। अब सीमेंट की अगर बात करें तो आई थिंक अगेन दिस इज वन सेक्टर, आई थिंक वी हैव बीन बुलिश एंड वी कंटिन्यू टू मेंटेन आवर व्यू। यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस है, हम लोगों को लगता है कि अभी भी सीमेंट सेक्टर में ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशन पीक नहीं हुआ है, और वो मिड कैप सीमेंट कंपनीज में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। लार्ज कैप में शायद वैल्यूएशन अभी थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है।
जी बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पे हैं, इसमें एक तो कल्याणी स्टील है, टाटा स्टील है। इनफैक्ट स्टील स्टॉक सारे ही आज अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। टाटा स्टील पर सुदीप क्या व्यू है आपका? जी अनफॉर्चुनेटली यहाँ से तो मैं निवेशक को दूर रहने की सलाह दूंगा। बहुत सारे दिक्कतें कंपनी के पास है। जो यूके का बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वहाँ पे अभी भी कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन, कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी नहीं आया है। ग्लोबल सिनेरियो, जो ग्लोबल इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही है, चाइना में डिमांड रिकवरी की बात हो रही है, वो अभी तक इट्स नॉट रियल येट। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि टाटा स्टील से दूर रहिए। स्टील क्षेत्र में अगर किसी को देखना है तो मे बी JSW पे ध्यान दिया जा सकता है। सुदीप, एक और चीज़ है, एज ए इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टर जो कि अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, उसके लिए आईटी कैसा है? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं पिछले साल भर की प्राइस परफॉर्मेंस देखूं, इंडेक्स पिछले साल भर में क्या था, क्या हो गया, और आईटी क्या था, क्या हो गया। इट्स अ ह्यूज डिफरेंशियल बिटवीन द इंडेक्स एंड स्टॉक्स की वैल्यूज में। इन्फोसिस ने क्या किया? इन्फोसिस ने बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, संभावनाएं क्रिएट करने के बाद बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। उसने नैस्कॉम की गाइडेंस से 100 बेसिस पॉइंट पहले ग्रोथ प्रोजेक्शंस ऊपर दिए थे, आपने सडनली उसको 100 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया। आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज का नतीजा है, हर पैरामीटर पे टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एबिट सब अच्छे हैं। इन्होंने गाइडेंस भी, अगर आप देखें, ऑलमोस्ट नैस्कॉम के बराबर लाके रखी हुई है। आपको क्या लगता है सुदीप जी, इस वक्त आईटी स्पेस एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एज ए अगर किसी को एंट्री पॉइंट तलाशना हो इस स्पेस में, अच्छा है क्या? देखिए ये निवेशक का पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल हम लोग ये मानते हैं कि आईटी क्षेत्र अच्छा क्षेत्र है, अच्छे कंपनीज है, वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि द ग्रोथ एक प्लेटो जैसा दिख रहा है। ग्रोथ जो हम लोगों ने सबने उम्मीद किया था और जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था, उस हिसाब से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। जो नए टेक्नोलॉजीज, क्लाउड, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे जो क्षेत्र है डिजिटल, यहाँ पे शायद इंडियन कंपनीज हैवंट येट बीन एबल टू पेनिट्रेट एग्रेसिवली, और इनके जो ग्रोथ का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसी के कारण हो रहे हैं। But we strongly believe कि Indian IT companies are world champions. I'm sure over a period of time they will get back their mojo. So I think for a long-term investor, taking the opportunity of this correction which we have seen, I think it's a good opportunity to invest. But don't expect miracles in 3 months or 6 months. You have to give it at least 1 year. आपने HCL Tech की अगर बात करें या HCL Tech के पे अगर ध्यान दें, we have been bullish on HCL Tech for quite some time. कुछ दिक्कतें कंपनी के पास थी, पर अभी देखिए जो नतीजे आए हैं, आई थिंक इट्स बीटिंग द एनालिस्ट एस्टिमेट्स। आने वाले दिनों में द वे दे हैव पोजीशनड देमसेल्व्स इन यूरोप, द वे दे हैव एक्वायर्ड स्किल सेट्स बाय एक्वायरिंग छोटे स्मॉल कंपनीज, कैप्टिव बिजनेसेस, आई थिंक दे आर वेरी वेल पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू वेव ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। चलिए इस बीच हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा डोमेस्टिक फंड्स ने जिस तरह से बिहेव किया है, हालांकि FII इसका फ्लो जारी है। इस बीच चलिए एक बार सीधे चलते हैं। प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में GST बिल मूव करने से पहले बैठक कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं के साथ। आप दृश्य देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक। और आज राज्यसभा में क्योंकि GST डिबेट के लिए पेश होने वाला है, तो उससे पहले इस समय प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठक करते हुए आज दोपहर को 2 बजे से चर्चा शुरू होगी। मीटिंग के विजुअल्स हैं और एक अलर्ट में दे दूं, निफ्टी हैज़ वॉलेटेड 8580 और निफ्टी इस वक्त डे लो पर 50 अंकों की गिरावट के साथ। तो मिहिर, जिस बात को आप 10 दिन से कर रहे हैं कि GST थ्रू और निफ्टी नीचे की तरफ शुरू, कहीं वो ना हो जाए, वही डर था और वही देखने को मिल भी रहा है। प्रदीप, इनफैक्ट इसी पर मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा ट्रिगर था, बहुत टाइम से मार्केट वाज क्लिंगिंग ऑन टू इट, यू नो, अब ये हो रहा है और आज उसका इफेक्ट दिख भी रहा है दैट फाइनली अब इट इज़ आउट ऑफ द वे, हो जाएगा। अभी तक जो स्पेकुलेशन चल रहा था, हाँ ना, असमंजस की स्थिति, ये हो जाएगा अब। नाउ आर वी लुकिंग एट अ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग यहाँ से? मिहिर, आई थिंक इवेंट के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि ये प्रॉफिट टेकिंग और किस वजह से भी आ सकती है।
अगर वास्तव में हम मार्केट की तरफ ध्यान दें तो पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स इस मार्केट को एक तरफा थोड़ा ऊंचाई की ओर ले जा रही थी। अब आई थिंक जो जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर के कुछ एक कंपनियों के रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी हद तक कुछ पॉजिटिविटी दिखाते हैं, बट जो एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस आना चाहिए आई थिंक उसको आने में अभी भी थोड़ा समय लग रहा है। और इसीलिए आई थिंक जैसे जैसे जब कभी वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव दिखते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग आती है। एंड आई थिंक इक्विटी मार्केट में हमेशा का रुझान रहा है कि एक तरफा नहीं चल के सेंटिमेंट्स बेस अगर मार्केट चलता है या लिक्विडिटी बेस मार्केट चलता है तो आफ्टर दैट इवेंट या लिक्विडिटी थोड़ा रुकती है या मार्केट थोड़ा महंगा लगने लगता है तो प्रॉफिट टेकिंग उसमें आती है। तो ये एक साइकिल है और हम सभी आई थिंक समय समय से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और ये वॉलेटिलिटी तब तक परसिस्ट करेगी जब तक एक क्लियर इंडिकेशन इन हमारे तिमाही नतीजों में क्लियरली विजिबल नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है अगले 3 महीने तक ये आप अप्स एंड डाउन्स देखते रहेंगे, कभी न्यूज़ बेस पे, कभी इवेंट बेस पे, कभी लिक्विडिटी के कारण और कभी कभी कुछ जो वास्तव में वैल्यूएशन जिन कंपनियों के जिन स्टॉक्स के कम है उनमें ध्यान आकर्षित होते लोग उसमें जाना शुरू करेंगे। चलिए इस बीच कुछ ही देर में अगर आप देखें सुपर शेयर आज का आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो बाजार इस वक्त निफ्टी 8580 के नीचे है। एक बार जरा प्लीज़ 8500 की पुट दिखाइएगा। याद रखिए इसका 80 रुपये का लेवल सबसे क्रिटिकल है। इसका 80 रुपये का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करिएगा। इसका 80 रुपये का लेवल नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। 83 राइट नाउ, दैट मीन्स बाजार पर आप देखें थोड़ा थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है।